नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी एक बार आपसे फिर से वीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो अभी तक अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली और अब अपने ये कोशिका की सेकंड लास्ट या लास्ट क्लास अपन इसको करेंगे, ठीक है। और इससे पहले आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी थी, समझ में भी आई होंगी वो आपको। तो अगर समझ में आ रही है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसा कंटेंट लगा अपना, ठीक है। तो बाकी अपन आगे स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है। चलो देखो, जब अपन बात कर रहे थे सेल की, कोशिका की अपन ने जब बात की, कोशिका वाला जब टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया, तो इस कोशिका वाले टॉपिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। और अब इस कोशिका का जो मेन पार्ट आता है वो है कोशिका का केंद्रक, कोशिका में पाए जाने वाला केंद्रक। जब हम केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिलती हैं, उनमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले एक बार हम केंद्रक की बात करें कि केंद्रक क्या है, कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसकी बातें अपन करते हैं। चलो देखो, जब हम बात करें केंद्रक की या न्यूक्लियस की, तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है कि केंद्रक की खोज किसने की। केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना। देखो सब ये रॉबर्ट रॉबर्ट ही चल रहे हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, याद रख लोगे। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और एक पादप है जिसका नाम है आर्किड, उस आर्किड पादप की जड़ों में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? हमारे केंद्रक की खोज की गई थी। बताओ कोई दिक्कत हो तो? केंद्रक की खोज हो गई। इसके बाद में हमने ये देखा कि केंद्रक में ऐसा क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक को हम क्या बोलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो केंद्रक जो है कंप्लीट कोशिका पर कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब कोशिका को कंट्रोल करने का काम किसका है? केंद्रक का। अब जब केंद्रक ही कोशिका को पूर्ण रूप से कंट्रोल में करता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसे हम कोशिका का क्या कहते हैं? मस्तिष्क, नियंत्रक एवं निर्देशक। हम किसे कहते हैं बताओ? कोशिका का नियंत्रक एवं निर्देशक किसे कहा जाता है? तो वो है अपना केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, नियंत्रक और निर्देशक किसे कहा जाता है? अपने केंद्रक को। बात करें इसका कार्य क्या है, तो जब हम इसके कार्य की जब बात करते हैं तो देखो कार्य में इतना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है। कार्य में कोशिका के जितने भी कार्य हैं, कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करने का काम किसका है? अपने केंद्रक का। वही केंद्रक की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है वो केंद्रक में देखने को मिलता है अपने को आनुवांशिक पदार्थ। केंद्रक में क्या देखने को मिलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, जिसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जिन हम की बात करेंगे, डीएनए की, आरएनए की और गुणसूत्र की। यही हमारा लास्ट यहाँ पर कोशिका का पॉइंट होएगा कि गुणसूत्र क्या है, आरएनए क्या है और ये डीएनए क्या चीज़ है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें समझना क्या है कि केंद्रक की खोज किसने की? पहला वाला रॉबर्ट ब्राउन ने। कभी जब ये भी पूछ ले कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो देखो हम पावर हाउस की तो बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, लेकिन कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो वो है अपना केंद्रक। थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करने का काम किसका है? वो भी है किसका? केंद्रक का। और इसी केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ जैसे आरएनए, डीएनए और गुणसूत्र अपने देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम पहले पदार्थ की बात करते हैं, पहले तत्व की बात करते हैं, जिसमें आता है कौन? डीएनए। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका नाम देने वाला, इसका शब्द देने वाला, इसकी संरचना के बारे में बताने वाला, और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको याद कर लोगे अच्छे से तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब हम डीएनए की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और इस डीएनए की खोज करने वाले थे फ्रेडरिक मिशर। कौन थे? फ्रेडरिक मिशर। जैसे डीएनए का नाम आता है हमारे दिमाग में चलता है वाटसन एवं क्रिक, ये याद रखना। जैसे डीएनए का नाम आता है वैसे हमारे दिमाग में क्या चलता है? हमारे वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने इसकी संरचना के बारे में बताया था।
वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की किसके बारे में बताया था? संरचना के बारे में। लेकिन खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। और ये शब्द किसने दिया? जे केरिस ने। बताओ, देखो शब्द किसने दिया? जे केरिस ने। याद रह जाएगा। शब्द दिया था किसने? जे केरिस ने। खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। और संरचना के बारे में किसने बताया? वाटसन एवं क्रिक ने। देखो अच्छे पॉइंट है। अभी मैं आपको रिवीजन नहीं करवा सकता यहाँ पे, क्योंकि बार बार मैं आपको एक ही शब्द के बारे में बोलूँ तो टाइम भी खराब होएगा। मैं पहले आपको कंटेंट दे देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसको कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? जो भी बड़ी क्लास बनेगी उस हिसाब से। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में मुख्य रूप से 3 पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। पेंटोज नाम की एक शर्करा पाई जाती है, उसी के नाम से बना है डीऑक्सीराइबोज। देखो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि डीएनए है। तो डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज। कौन सी शर्करा है? डीऑक्सीराइबोज। और कौन सा अम्ल? फॉस्फेट। कौन सा बेस पाया जाता है? फॉस्फेट PO4-2। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप फॉस्फेट के बारे में याद रखना। शर्करा कौन से? डीऑक्सीराइबोज। इसमें न्यूक्लिक क्षार पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या पाए जाते हैं इसमें? न्यूक्लिक क्षार, और वो पाए जाते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक है थाइमिन। एक कौन सा है? थाइमिन, जिसको मैंने दिखाया टी से। किसे दिखाया है? टी से। उसके बाद में साइटोसिन को दिखाया मैंने सी से। थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। AGTC। क्या बोलोगे आप? AGTC। और सुनो जी कि हाँ जी, AG क्या ले आओ? TC। किस? AGTC है ना, याद रख लोगे। T का थाइमिन, C का साइटोसिन, A का एडेनिन, G का गुआनिन। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को? समझ में आ जाएगा। शर्करा कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। और अम्ल कौन सा है यहाँ पे? फॉस्फेट अम्ल। जब हम इसकी और बातें करते हैं तो संरचना देने वाले थे वाटसन एवं क्रिक। जब वाटसन एवं क्रिक ने इसकी संरचना बताई तो आप इसको देख के बताओ कैसा लग रहा है? कि इसमें 2 संरचना है, डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स मॉडल है ये, द्विकुंडलित संरचना इसके बारे में बताई गई है। और इसमें जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें एक 3' एक 5'। इसके दोनों सिरे अलग अलग पाए जाते हैं। अगर ये 3' है तो ऐसे ऐसे आए तो ये 5'। ये अगर 5' है तो ऐसे ऐसे आए तो 3'। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला पाई जाती है। इसमें एक हेलिक्स, एक के बीच में जो ये भाग पाए जाते हैं इसे बोलते हैं लूप। और इस लूप के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम। और ये जो व्यास है, इसका जो फैलाव है, ये है 20 एंगस्ट्रम। कितना है? 20 एंगस्ट्रम। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को? जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे टोटल 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? 10। और उनके बीच में एक बंध पाया जाता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। और उनमें कौन कौन से, कैसे कैसे? तो ए का टी के साथ में, ए का किसके साथ में? टी के साथ में। और जी का किसके साथ में? सी के साथ में। तो AGTC। AGTC। ए का किसके साथ? टी के साथ। जी का किसके साथ? सी के साथ। अब इनके बीच में कैसे कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं? तो देखो ए और टी, देखो टी में कितने डंडे? 1 2, तो डबल बॉन्ड। टी में कितने डंडे? 2, तो डबल बॉन्ड। जी और सी दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे आप याद रख सकते हो, और ऐसा कुछ है नहीं है। क्लियर है? ATGC, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। बॉन्ड किस किस के बीच में बनेंगे? एडेनिन और थाइमिन के बीच में, और गुआनिन और साइटिन के बीच में। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जब हम बात करते हैं कि शरीर जो डीएनए है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो डीएनए के बारे में जब अपन पिछली क्लास में जब पढ़े थे तो हमने देखा था एक माइटोकॉन्ड्रिया आया था। हाँ सर, आया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखने को मिला था? वृत्ताकार डीएनए। एक हरित लवक के बारे में पढ़ा था आपने। हरित लवक में भी क्या पाया जाता है? डीएनए। एक हमने ये देखा है, कौन? केंद्रक। और इस केंद्रक में भी क्या देखने को मिलता है? डीएनए। लेकिन जो इसके बाहर जो द्रव भरा रहता है कोशिका में, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में कौन पाया जाता है? हमारे RNA। कौन पाया जाता है? RNA। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। एक बार वापस से इसको एक बार देखो वापस से। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ों में। कोशिका का मस्तिष्क नियंत्रक और निदेशक कहा जाता है। कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं उनको करने का काम किसका है? केंद्रक का। जब हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक द्रव में हमारे आनुवांशिक पदार्थ DNA, RNA और गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसकी खोज की फ्रेडरिक मिशर ने, शब्द दिया जे केरिस ने। लेकिन इसकी संरचना के बारे में बताया था वाटसन एवं क्रिक ने, द्विकुंडलित संरचना।
3 पदार्थों से बना है जिसमें नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट हमारे देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजनी क्षार जो है इसमें 4 प्रकार के, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। AGTC शर्करा है, डीऑक्सीराइबो शर्करा, और हमारे जो अम्ल है वो है कौन सा, फॉस्फेट। जब हम एक लूप की बात करते हैं तो उसमें जो उसकी लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रम, व्यास है 20 एंगस्ट्रम, और एक लूप में टोटल 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में है डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में है अपने कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। ये हमारा क्या है, कोशिका, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है और केंद्रक है। इन तीनों में पाया जाता है डीएनए, और जो द्रव है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसमें पाया जाता है क्या, आरएनए। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। और अब इससे पहले अपन ने डीएनए की बात की, अब बात करते हैं आरएनए की। देखो आरएनए सेम वही चीज़ें, देखो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है इसमें कि आपको समझने में दिक्कत आए या कैसे। देखो जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। वो क्या था, डी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह क्या है, राइबोज, वहाँ डी था इसलिए डीऑक्सी आ गया। यह क्या है, आर, तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। वही सेम खोज किसने की, फ्रेडरिक मिसर ने। इसमें शर्करा कौन सी है, राइबोज, वहाँ क्या थी, डीऑक्सी राइबोज। यहाँ क्या है, राइबोज, वहाँ डबल हेलिक्स थी, इस तरीके से थी, यहाँ सिंगल है। यहाँ पर कैसी है, सिंगल संरचना है। क्लियर है, तो एकल श्रृंखला है इसमें। और बात करें हम कि जब डीएनए की हमने बात की थी और जब हम आरएनए की बात करेंगे तो आपको याद क्या रखना है कि डीएनए में था TCAG, एजी क्या, TC, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर जो थाइमिन है, इस थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल। आपको बस इतना सा याद रखना है कि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल, साइटोसिल, एडेनिन, गुआनिन, UG या UCAG। जब हम बात करें आगे तो याद रखना डीएनए की कॉपियां बनाई जा सकती हैं, और आप पढ़ते भी हो जब किसी की कोई बीमारी हो जाए तो जो निश्चित, जो वांछित जो डीएनए है आप उसकी कॉपी बना सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। तो डीएनए की कॉपियां बनाई जा सकती हैं, डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनाया जा सकता। याद रख लोगे, डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। खोज फ्रेडरिक मिसर, राइबो शर्करा, एकल श्रृंखला, यूसीएजी। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, और डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनाया जा सकता। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन किसके, गुणसूत्र की। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, वो आएगा ये, इसके अलावा नहीं आएगा आपके ऊपर वाले में। प्रश्न दूसरा ये भी पूछा जा सकता है, जो हम पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाने वाला कौन होता है, तो वो होता है गुणसूत्र। कौन होता है, गुणसूत्र। कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाने वाला कौन है, अपने गुणसूत्र। खोज स्ट्रॉसबर्गर, आप याद रखना, गुणसूत्र। अपन बोलते हैं भाई ये तो बर्गर खाता है, क्या खाता है, बर्गर। तो बर्गर खाएगा तो गुणसूत्र चेंज होंगे, तो गुणसूत्र बर्गर, स्ट्रॉस बर्गर। शब्द दिया था वाल्डेयर ने, नहीं पूछेंगे आपसे, तो स्ट्रॉस बर्गर याद रख लेना अगर रखना है तो। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाने वाला कौन होता है, हमारा गुणसूत्र। गुणों को ले जाने वाला गुणसूत्र, गुणों को ले जाने वाला गुणसूत्र, याद रखना। संरचना है धागेनुमा। पूछा जाएगा कि गुणसूत्र किस किस से बना है, तो देखो डीएनए, आरएनए, और मुख्य रूप से गुणसूत्र में कौन सी वाली प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, यही पूछा जाएगा। जब हम हमारी बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 46 या तो 46 बोल दो या 23 जोड़ी बोल दो, या तो 46 या 23 जोड़ी। जब हम बात करते हैं 46 या 23 जोड़ी कैसे कैसे होता है, तो इसका मतलब है मेल में 23 जोड़ी और फीमेल में भी कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। लेकिन इसमें से मेल और जब फीमेल की जब हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल में 22 तो सेम होते हैं। 22 क्या होते हैं, सेम, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जो भी हमारे शरीर में है, इसलिए इसे बोलेंगे कायिक गुणसूत्र। क्या बोलेंगे, कायिक गुणसूत्र। और जो दो गुणसूत्र हैं यहाँ पे, ये वाले XY और यहाँ से है XX, तो आपको क्या याद रखना है कि मेल में तो पाए जाते हैं XY और फीमेल में पाए जाते हैं XX। इन दोनों के कारण होता है लिंग का निर्धारण।
इसलिए इनको बोलते हैं हम क्या, लिंग गुणसूत्र। तो 22 जोड़ी तो क्या हो गए हमारे कायिक गुणसूत्र, और एक क्या हो गया हमारा लिंग गुणसूत्र। अब ये लिंग का निर्धारण कैसे होता है वो समझो। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स। फीमेल में क्या पाया जाता है, एक्स वाई। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ और अगर मेल की तरफ से अगर गुणसूत्र आया एक्स, मेल की तरफ से कौन सा आया, एक्स, और फीमेल की तरफ से तो फिक्स है कौन सा आएगा, एक्स ही आएगा। तो भाई फीमेल तो देखो यहाँ पे भी फिक्स है एक्स, और फीमेल यहाँ पे भी फिक्स है कौन, एक्स। डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की, ये करेगा इस वाई गुणसूत्र पे। किस पे करेगा, वाई। अगर मेल के पास से अगर वाई आ गया तो लड़का हो जाएगा, और अगर मेल के पास से एक्स आ गया तो लड़की हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि लड़का होगा या लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है, तो पुरुष के कौन से गुणसूत्र पर, वाई गुणसूत्र पर, याद रखना। और हम क्या करते हैं कि साहब अगर लड़की हुई है तो महिला को दोष देते हैं कि तेरी वजह से हुई है, तू है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरुष जो होगा उसका जो वाई गुणसूत्र है उसकी वजह से क्या होगा, लड़का होगा। लड़का होगा या लड़की होगी, या किसके गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, पुरुष के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो किसी को, क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करें तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो। और अब छोटा सा पॉइंट और है जिसके बारे में हम देखते हैं कि वैसे पढ़ लिया इसको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, दोनों में क्या अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अंतर है ना, पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब इनमें अंतर क्या है वो समझना। देखो पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। मैंने अलग से स्टार सा बना दिया, हैज बना दिया यहाँ पे। तो कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति के अंदर होती है कोशिका झिल्ली, दोनों में पाई जाती है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, वो चाहे अपने पादप कोशिका हो चाहे अपने वो जंतु कोशिका हो। जब हम बात करते हैं किसके, कि पादपों में पेड़ पौधों को रंग प्रदान करने के लिए कौन पाया जाता है, हरित लवक। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं है। तो पेड़ पौधों में क्या पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा, अपने यहाँ पर नहीं पाया। पेड़ पौधों में पाया जाता है वैक्यूल मतलब रिक्तिका, जंतुओं में रिक्तिका नहीं पाई जाती। तो ये तीन शब्द हैं, देखो कोशिका भित्ति, हरित लवक और रिक्तिका, ये तीनों किस में पाई जाती हैं, पादप कोशिकाओं में। क्लियर है। हमारे यहाँ पर पाया जाता है तारक काय। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, तारक काय देखने को मिलता है। ठीक है, याद रख लोगे। जब हम केंद्रक की बात करते हैं तो जो केंद्रक होता है वो पादप कोशिका में इस कोशिका झिल्ली के पास में पाया जाता है। देखो आप, कोशिका झिल्ली के पास में। लेकिन जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो लगभग कोशिका के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये मध्य में। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम देखते हैं पादपों में जब हम भोजन के संचयन की बात करते हैं तो वो होता है स्टार्च के रूप में। पादपों में, पेड़ पौधों में जो भोजन का संचयन होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और हमारे जो होता है शरीर में जीव जंतुओं का होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन। और यही ग्लाइकोजन बाद में किस में बदलता है, ग्लूकोज में, जिससे हमारे को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। याद रख लोगे, बताओ कोई दिक्कत हो तो। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, भित्ति किस में पाई जाती है, पादपों में। हरित लवक हुआ, रिक्तिका हुआ, और कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है। पादपों में भोजन संचयन होता है स्टार्च के रूप में, जंतु में होता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। दोनों में केंद्रक की बातें करते हैं तो ये केंद्रक पाया जाता है परिधि के पास में, और ये पाया जाता है लगभग मध्य में। और जंतु में पाया जाता है कौन, तारक काय। जंतु में कौन पाया जाता है, तारक काय। बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो अपन समझा देंगे वापस से। किसी को कोई परेशानी है, याद रह जाएगा। ये आपका कोशिका का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में छोटा सा पॉइंट और आता है, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ उसको। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोशिका विभाजन कौन सा आता है, कोशिका विभाजन। देखो कोशिका विभाजन इसलिए होता है कि कोशिका जब आकार में जब बड़ी होती जाती है ना, तो केंद्रक से दूरी बनती है, और जब केंद्रक से दूरी बनेगी तो उसका कंट्रोल जो है कम होता जाएगा। इस वजह से कोशिका अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए, केंद्रक जो है कोशिका पर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए बार बार उसमें क्या करता है, विभाजन करता है। ठीक है, तो कोशिका द्वारा विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। असूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री। ठीक है, अभी टाइम थोड़ा कम है इस वजह से मैं आपको इतना ही करवा पा रहा हूँ इसमें। ठीक है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, जब हम बात करते हैं असूत्री की, नंबर 1 कौन सा था, असूत्री।
यह कम विकसित और एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, उनमें कौन सा होता है, असूत्री। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, युगलिना हुआ, नीलहरित शैवाल हुआ, इन सभी के सभी में कौन सा होता है हमारे असूत्री विभाजन। उसके बाद में होता है समसूत्री, और एक होता है हमारा कौन सा, अर्धसूत्री। जब हम बात करते हैं समसूत्री की और जब हम बात करते हैं किसकी, अर्धसूत्री की, तो समसूत्री विभाजन होता है जैसे जीव जंतुओं की जो कोशिका वगैरह होती हैं, उन कोशिकाओं में कोई परेशानी हो जाती है तो उनमें होता है कौन सा, समसूत्री। तो इन्हें बोलते हैं कायिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन। कायिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री। चलो इसको लिखवा ही दूंगा मैं, ठीक है, परेशान होंगे वैसे भी। और अर्धसूत्री जो विभाजन है वो होता है जनन कोशिकाओं में, जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं ना, इतना ही पूछा जाएगा कि जो हमारी कायिक कोशिकाएं जो शरीर का निर्माण करती हैं उनमें तो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन। और अंडाणु और शुक्राणु इनमें होता है कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और एक छोटा सा प्रश्न और बनता है, वो ये है कि एक अर्धसूत्री विभाजन जब होता है ना, जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें एक अंडाणु बनता है और 4 क्या बनते हैं, शुक्राणु। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें एक अंडाणु बनेगा और 4 क्या बनेंगे, शुक्राणु। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा। मैं ये लास्ट का जो पॉइंट है इसको मैं आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को, कैसी भी परेशानी हो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको ये जो नोट्स हैं कंप्लीट, है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपको लिंक या तो इस वीडियो में दे दी जाएगी या फिर अगली वीडियो में जब भी होगा आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।